हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। और आपकी मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता पर स्वागत करती हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे 9th क्लास का, सोशल साइंस चैप्टर 2, इकोनॉमिक्स का है ये, अर्थशास्त्र का। और इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम, जो कि हम पढ़ रहे थे पहले संसाधन के रूप में लोग। इसी को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं। पहली दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि संसाधन किस तरीके से संसाधन बन सकते हैं लोग। और जापान का हमने पढ़ा। जापान में इतनी जनसंख्या है लेकिन वहाँ पर फिर भी प्राकृतिक रूप से कोई भी संसाधन नहीं है, फिर भी वो विकसित एक देश हो गया है क्योंकि उसने अपनी जनसंख्या की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हम लोगों को यानी मानव को किस तरीके से संसाधन बनने में मदद करता है, इसको हम शुरू करते हैं। स्वास्थ्य फर्म का उद्देश्य, यानी कि हम कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में यदि काम करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? लाभ को कमाना, यानी कि उसकी कमाई होनी चाहिए, उसको अपनी आमदनी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस डालता है कोई भी, तो या बिजनेस डालता है या कोई जॉब है, जो उसका मालिक है वो क्या चाहता है कि उसको मुनाफा हो। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करती है जो स्वस्थ ना हो, जो स्वस्थ ना हो, बीमार हो? अगर आप कहीं पे कोई जॉब लेना चाहते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह कराया जाता है। वो क्यों कराया जाता है? वो इसीलिए कि आप कहीं से कोई बीमार तो नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको जॉब पे रख लें, आप बीमारी की वजह से उनके लिए कोई आमदनी ना कर पाओ, मुनाफा ना उन्हें दे पाओ, तो इसलिए वो पहले टेस्ट करते हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। जो हमारे हम जो हेल्दी होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे को अगर छोटी मोटी बीमारी लगे और हमारी हेल्थ सही है तो वो जल्दी से उसको रिकवर कर लेगी। लेकिन हम पहले से बीमार हैं और हमें और बीमारी लग गई तो हम तो कवर नहीं कर पाएंगे, कोई वर्क भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को क्या करता है? ये देखेंगे आप, ये सब हमारा एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें इस चार्ट को आप देखेंगे ढंग से, ठीक है बच्चों। और फिर ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री हो चाहे पुरुष हो, संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को सक्षम करने के लिए अधिकतम सक्षम नहीं होगा। यानी कि अगर आप बीमार हैं और आप किसी भी फर्म में या फिर किसी संगठन में कोई काम करने जाते हैं तो आप उतनी अच्छे से उसको आमदनी नहीं करा सकते हो, उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो उस फर्म को, क्योंकि आप खुद बीमार हो। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अप्रिय आधार है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। कल्याण यानी कि उसका भला कर सकते हैं। इसीलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति है उसको सुधारना बहुत जरूरी होता है। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा? अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी क्या है? हमारी राष्ट्रीय यानी कि हमारी सरकार की जो नीतियाँ चलती हैं उसका लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देना है। जिन लोगों को पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या वो खरीद नहीं पाते हैं, उन पर ध्यान देना होता है। स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि सरकार के द्वारा बहुत सारी डिस्पेंसरी, सरकारी अस्पताल, आपने देखा कि कोरोना के समय वैक्सीन्स लगाई गई फ्री में सरकार के द्वारा, या पोलियो के वैक्सीन्स हैं, ये आपको जो है सरकार के द्वारा फ्री में दी जाती हैं। क्यों? ताकि उनके जो नागरिक हैं, जनसंख्या है, वो स्वस्थ रहे, उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले 5 दशकों में, दशक का मतलब होता है एक 10 साल का पीरियड को एक दशक बोला जाता है, तो 5 दशक का मतलब 50 सालों में
भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना को एक जनशक्ति का निर्माण किया है। हमने 50 सालों में देखा कि जो पहले हमारे भारत की जनसंख्या थी वो ज़्यादा बीमार थी, लेकिन अब सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर, उन सब के बाद में अब वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जनसंख्या को, जिससे पहले आया करती थी। निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं की अपेक्षित विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। यानी कि इन तीनों क्षेत्रों के लिए सरकार ने जो बहुत सारी जो स्कीम्स चला रखी हैं जनसंख्या के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उसने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों सेवाओं के लिए कार्य किया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ना कुछ कीवर्ड्स देखेंगे जिन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, इनको ध्यान से समझिए। शिशु मृत्यु दर क्या है, ये क्वेश्चन आता है। जन्म दर किसे कहते हैं या मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो आप सबसे पहले समझिए शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का अर्थ है कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु का होना। यानी कि आप देखेंगे 1 साल का कोई एक पीरियड लीजिए, और वो 1 साल के पीरियड के अंदर जितने भी बच्चे जो शिशु हैं, जो 1 साल से कम उम्र के हैं, पैदा हुए और 1 साल की कम उम्र से पहले ही मर गए, तो उनको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। और जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर से अभिप्राय है कि एक विशेष अवधि में, एक विशेष अवधि यानी मैं एक पूरे 1 साल को मान लेती हूँ, 1 ईयर को एक विशेष अवधि मान लेती हूँ। प्रति 1000 यानी 1 ईयर में, 1 साल में 1000 बच्चे या व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या है वो कहलाती है हमारी जन्म दर। देखो, मरने वाले जो हैं 1 साल के अंदर शिशु का मतलब कि बच्चे पैदा हुए 1 साल के अंदर और उसमें कितने बच्चे मरे, वो हमारी शिशु मृत्यु दर। लेकिन कितने बच्चे जिंदा रह गए, उनकी हम कहेंगे जन्म दर। जैसे ये 1 ईयर का पीरियड है और इसमें 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, कितने जिंदा रह गए, मानो इसमें 700 जिंदा रह गए और 300 मर गए, तो ये है, ये तो है हमारे जन्म दर। जन्म दर ऐसे है ना, और ये क्या है, ये है हमारी मृत्यु दर। अब आगे देखें, भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। मौलिक सुविधाएं क्या हैं बच्चों? जैसे शिक्षा के लिए, या फिर उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, शिक्षा की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, मूलभूत जो आवश्यकता है उनको पूरा करने की जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज, 313 डेंटल कॉलेज, केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। बेरोजगारी की, इसके बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। बेरोजगारी तो वैसे आप जानते ही हैं, जिसके पास कोई रोजगार नहीं होता वो बेरोजगार है। अब यहाँ देखो किस तरीके से हमारे को संसाधन बनने में अड़चन डालती है। सकल की माँ शीला घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल करती है, खेती के काम में अपने पति बूटा सिंह की भी मदद भी करती है। सकल का भाई जीतू और जो बहन सीतू है अपना समय काय में बिताते हैं, खेलने में, घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या फिर सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? हाँ या ना? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं। शीला की रुचि अपने घर के काम या बाहर के काम में करने में नहीं है, यानी घर का काम करने में, बाहर का काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है।
न ही जीतू और सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है, क्योंकि बेरोजगार तो वो है ना जिस जो अपने अकॉर्डिंग उसको रोजगार ना मिल पा रहा हो और काम करने का इच्छुक भी हो, या फिर उसको उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग काम काज ना मिल पा रहा हो। श्रमबल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की है, यानी 15 वर्ष से लेकर 59 साल तक के वो व्यक्ति, वे लोग श्रमबल माने जाते हैं। लेकिन 15 साल से छोटे और 59 साल से बड़े जो है वो हमारे श्रमबल में नहीं आते हैं। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग के नहीं आते, इसीलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। शकल की माँ शीला अपने परिवार के लिए काम करती है। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए बिल्कुल भी इच्छा व्यक्त नहीं करती है, इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी वो 59 ईयर्स से ऊपर के हैं या नाना नानी, तो उन्हें भी हम श्रमबल में शामिल नहीं करेंगे और उन्हें भी बेरोजगार नहीं मानेंगे। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। यानी अगर आप शहरों की बेरोजगारी को देखो या गांव की बेरोजगारी को देखो, दोनों में अंतर पाया जाएगा। गांवों में कौन कौन सी बेरोजगारी मिलती है? अधिकतर गांवों में मिलती है हमें मौसमी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की हमें मिलेगी? जो नगर हैं, शहर हैं, वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी मिलेगी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है, अच्छा मौसम के अकॉर्डिंग जब हमें बेरोजगारी हो तो हम उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जब लोग यानी एक वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार तो उन्हें मिलता है, लेकिन कुछ महीनों में उन्हें रोजगार नहीं मिलता। जैसे जो कृषि में लगे लोग होते हैं, खेतों में जो काम करते हैं, उनको क्या पूरे साल भर काम मिलता है? उन्हें केवल वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम में ही काम मिलता है। अधिकतर बुआई के समय, कटाई के समय या फिर निराई के समय जब पानी दिया जाता है, या फिर गहाई के समय। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिलता है और किसी किसी महीने में ज़्यादा काम मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है, इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है, उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जो आता है उसके अंतर की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रायः क्या होता है? कृषिगत काम में लगे परिजन, यानी एक परिवार के 5 लोग एक ही खेती के अंदर लगे पड़े हैं। आवश्यकता नहीं है कि 5 लोग काम करेंगे, उस काम को 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन लगे हुए कितने? 5 लोग लगे हुए हैं। अगर 100 रुपये की कमाई हो रही है तो 100 रुपये की 5 जनों में कमाई होगी और 100 रुपये की 3 जनों में कमाई होगी। लेकिन उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, यानी कि 5 लोगों की आवश्यकता है, काम कर रहे हैं 8 लोग। इनमें से जो 3 लोग हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं। ये तीनों खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं, मतलब उसी में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी वो उसी में काम कर रहे हैं। इन तीनों द्वारा दिया जो अंशदान है वो 5 लोगों द्वारा दिए गए जो काम है उनको नहीं बढ़ा सकता, काम उतना ही रहेगा, चाहे 5 जने कर लो उसे मिलके, चाहे 3 जने कर लो। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए और उन्हें कहीं बाहर किसी और काम में लगा दिया जाए, यानी अगर वो किसी और काम जॉब को करते हैं तो ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। और ऐसी ही जो रोजगार है, बेरोजगारी है, ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो आपको बेरोजगारी पाई जाएगी वो अधिकतर पाई जाएगी शिक्षित बेरोजगारी। एक सामान्य परिघटना बन गई है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हुए, काम कम है उनके पास। मैट्रिक स्नातकोत्तर जो डिग्रीधारी लोग हैं उन्हें उनके मुताबिक काम नहीं मिल पाता है, वो असमर्थ हैं उस काम को करने में। और मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातक यानी बीए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने ये देखेंगे इसके बाद में आई है। कैसे? कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक्य के साथ ही कुछ
अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, यानी जो टेक्नोलॉजी को ले चुके हैं उनके बीच भी बेरोजगारी है। तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी रही है कि आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक जो हमारा पैसा होता है उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई है। वो भी एक कारण रहा है किस चीज़ का, अशिक्षित बेरोजगारी का। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा आती है, हताशा की भावना होती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण यानी कि पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते, मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। तो देखो, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान है उनका कि शिक्षित तो हैं लोग और शिक्षित के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सार्थक रूप से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, काम ही नहीं मिल पा रहा है। तो समाज का क्या हो रहा है, समाज के लिए तो खर्चा ही खर्चा है, उसके पास आमदनी तो हो ही नहीं रही है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। बेरोजगारी से क्या होता है, आर्थिक यानी कि जो इकोनॉमी है हमारी वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है और पीछे रह जाती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है और जितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो कमा रहे हैं, जो देश के लिए देश की आय का हिस्सा बन रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं, समझिए कि जो बेरोजगार हैं उनकी जिम्मेदारी भी जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आ जाती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, मात्र जीवन निर्वाह मतलब केवल उतना ही पैसा वो बेचारा कमा पा रहा है कि बस अपनी रोजी रोटी कमा पा रहा है, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। यानी कि अगर परिवार के पास पूरी तरीके से कमाने के लिए पैसा या रोजगार नहीं है तो वो पूरी तरह से पेट भी नहीं भर पाएगा, और पेट नहीं भर पाएगा तो स्वास्थ्य स्तर कम हो जाएगा, गिर जाएगा, और ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास अगर किसी का करना है तो हमें बेरोजगारी को हटाना होगा। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक होती है। मंदी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी में मंदी, अगर बेरोजगारी होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। मतलब अगर संसाधनों को ढंग से यूज किया जाता तो आज बेरोजगारी नहीं होती। अगर लोगों को संसाधन के रूप में पहले से प्रयोग किया जाए, संसाधन के लिए उनको बनाया जाए, तो बेरोजगारी नहीं होगी। और बेरोजगारी किस चीज़ का सूचक है, वो हमारी मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा हो जाएंगे। और सांख्यिकी के रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है, बहुत कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोजगारी है हमारे भारत में। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष भर काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी हमें लगेगा तो सही कि जनसंख्या काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से उसकी पढ़ाई है, उसका स्वास्थ्य है, उस हिसाब से वो पर्याप्त नहीं कमा पा रही है। वे काम तो कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे गए हैं, ज़बरदस्ती उनसे कराए जा रहे हैं। उनके जो उनकी एजुकेशन है या फिर उनका स्वास्थ्य है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिला है, उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं।
गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। चाहे अगर न्यूनतम मजदूरी 700 रुपये तय की गई है तो वो खाली बैठेगा नहीं मजदूर। अगर उसे 700 रुपये कोई नहीं दे रहा, अगर उसे 400 रुपये दे रहा है, तो वो भी वो सोचेगा चलो 400 रुपये तो कमा लूँ। अपनी इस कमाई से वे किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर पाते हैं, लेकिन मुश्किल होता है करना, फिर भी मजबूरी है, उन्हें करना पड़ता है अपना जीवन यापन। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम कर सकता है और करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में क्या होता है, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है। जो भी उत्पादन मतलब उत्पादन यानी कि जो भी उगाया जाता है कृषि क्षेत्र में, जो भी उत्पादन होता है वो पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। चाहे उसमें 8 लोग काम कर रहे हो, चाहे 5 कर रहे हो, चाहे 3 कर रहे हो। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से कहाँ आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं और वहाँ पर अपना काम ढूंढते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था क्षेत्र कृषि है। इसको ऐसे समझिए, कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। कृषि व्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में ही इसका नाम आता है, और सबसे ज़्यादा शोषण भी कहाँ होता है, कृषि क्षेत्र में ही होता है। मजदूरों का, किसानों का। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में चला गया है, यानी कि अब कृषि क्षेत्र जो है उसका कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में गिना जाने लगा है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण किया जाता है। विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आता है, लेकिन जो मेहनत है करने में उसका शोषण किया जाता है। कृषि में आप देखेंगे कि कृषि में सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है। फिर द्वितीयक क्षेत्र में श्रमिकों का सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है, और यही काम किसमें, तृतीयक क्षेत्र में भी है। तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा कि लोग जो है बीटेक या फिर CS, ये बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी वाले काम हैं जो बच्चे आजकल नई नई पढ़ाई कर रहे हैं। आइए यह जानने के लिए कि एक कहानी पढ़ें। अब हम एक कहानी पढ़ते हैं, उसे ध्यान से पढ़ना। कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन सकते हैं, यानी कि मुनाफा देने वाले बन सकते हैं। ये गांव की कहानी है। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। अभी तक हमने सकल की और विलास की पढ़ी है। अब ये प्रत्येक परिवार इतना उपज ले लेता था, यानी इतना वो अपनी खेती से उपज प्राप्त कर लेता था कि उसके जो सदस्य थे गांव के, वो अच्छी तरीके से खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते और बच्चों को पढ़ाते, और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरी कर लेता था। मतलब उसे कोई बाहर की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो स्वयं ही पूरी कर लेते थे। इनमें से एक परिवार ने अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय में मतलब पढ़ने के लिए भेजने का फैसला कर लिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर ली उस बच्चे ने, और गांव में वापस आ गया। वह इतना सृजनात्मक निकला, मतलब उसने इतने क्रिएटिव माइंड निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना कर लिया, यानी बहुत अच्छी तरीके का एक हल बना लिया जिससे खेती बहुत आसानी से की जा सकती थी और ज़्यादा। उसने गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई, यानी कि गेहूं जो उस गांव में उगाया जाता था उसमें वृद्धि हुई।
इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने हल को एक जो था नवीनी रूप दिया था। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। यानी अपने लायक तो रख ली उस परिवार ने फसल, और जो बची हुई फसल थी वो गांव में बेच आया दूसरे गांव में। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। लाभ यानी अच्छी कमाई हुई और आपस में उन्होंने इसको बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। पूरे गांव में एक मीटिंग हुई। वे अपने बच्चों के लिए भविष्य को उज्जवल करना चाहते थे उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया, कि कहा कि भाई पंचायत से कि हमारे स्कूल में हमारे गांव के अंदर एक स्कूल खोल दिया जाए। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद ली, स्कूल खोला। निकट के कस्बे से एक शिक्षक को नियुक्त भी हुआ और इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई सेंटर में भेजने का निश्चय किया। उसको प्रशिक्षण दिलाया, यानी उसको सिलाई की ट्रेनिंग दिलाई। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए वो कपड़े सीती है, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले जो कपड़े हैं वो पहनना चाहते हैं, क्योंकि बच्ची ने ट्रेनिंग लेके अच्छी सिलाई करनी है और अच्छे कपड़े सिले हैं। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। एक तो एग्रीकल्चर का शुरू हुआ, दूसरा आपका दर्जी का काम भी शुरू हो गया। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ता था। अब उन्हें जो है गांव में ही अपने कपड़े मिलने लगे, जिससे उनका समय बचा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे, समय जो था वो ज़्यादा देने लगे, इसीलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था, यानी कि गांव में डेवलपमेंट का जो थी वो स्टार्टिंग थी। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ साथ यह गांव, जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, वहां शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियरिंग और इस तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यानी कि वहाँ पर अब और भी व्यक्ति कामकाज करने लगे, स्किल्स बढ़ गई, टेक्नोलॉजी उस गांव की बढ़ गई। अब यह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठने जो उभरता हुआ स्तर है उसको जटिल और जो हमारे आधुनिक आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके रूप में विकसित बनाया गया है। तो आपने इस कहानी से सीखा कि गांव में पहले से लोग ठीक थे, लेकिन एक जो गांव का व्यक्ति था उसने अपने बच्चे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ाई करने के लिए भेजा। उसने एक हल को जो था वो सृजन किया, हल बनाया अपने खेतों के लिए, बहुत अच्छे तरीके से फसल हुई। एक्स्ट्रा फसल को बड़ा गांव में बेच के आए। सब लोग गांव वालों ने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में उन्होंने एक जो पंचायत थी उससे कहा कि आप स्कूल हमारे जो है गांव में खुलवाइए, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो पंचायत ने आगे सरकार के पास ये मांग रखी, स्कूल खुला, टीचर भी अलॉट हो गया। और फिर आपने ये देखा कि उसी में से एक परिवार के ने अपने बच्चे को सिलाई सीखने के लिए भेजा। वो घर के अपनी सिलाई सीखने के बाद में घर में ही गांव वालों के कपड़े सिलती और अच्छी तरीके से सिले हुए कपड़े ट्रेनिंग ली हुई थी उसने, तो अच्छी तरीके से कपड़े सिलती। अपने गांव वालों के तो सिलने लगी, बल्कि अब वो बाहर के भी सिलने लगी, बाहर से जो भी आता उसके भी कपड़े सिलने लगी, आसपास के गांवों के भी। इस तरीके से आपने यहाँ नोट किया कि शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियरिंग और बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी गांव के अंदर ही खुल गई और मानव पूंजी का निर्माण किया उस गांव वालों ने। तो बच्चों, अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आप इस चैप्टर की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा और बस मैं तो ये कहूँगी कि अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए और रिवीजन करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आप ही का चैनल है ये, ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम। अगले हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे आपके। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने रिवीजन को लगातार करते रहिए।